नमस्कार, नई दिशा में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। बहुत सारे लोग शौक से डांस करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि डांसिंग के क्षेत्र में भी आप करियर बना सकते हैं। वैसे डांस एक ऐसी कला है जिसमें प्रतिभा के साथ साथ कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम आपको डांसिंग के करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। और इस क्षेत्र में आप कैसे करियर बना सकते हैं, इस विषय पर हमने एक्सपर्ट को भी आमंत्रित किया है। पर इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पैर म्यूजिक की बीट सुनते ही थिरकने लगते हैं और डांस आपके लिए जुनून की तरह है, तो यकीन मानिए ये बेहतरीन अवसर है करियर बनाने का। जी हाँ, आप डांस में भी अपना करियर बना सकते हैं। डांस या नृत्य हमारे देश में हमेशा से ही सम्मानजनक कला रही है। भारत में न सिर्फ नृत्य का हजारों साल पुराना इतिहास रहा है, बल्कि देश में कई मशहूर और दिग्गज डांसर भी हुए हैं जिन्होंने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। यदि हम बात करें भरतनाट्यम की, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दक्षिण भारतीय नृत्य शैली के रूप में इसे जाना जाता है। ये तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ और अब भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इस नृत्य में नृत्यकर्ता कई प्रकार की भाव भंगिमाओं से, हाथ और आंखों के संचालन से नृत्य प्रस्तुत करता है और अपनी कथा कह देता है। भा से भाव, र से राग, त से ताल और नाट्यम का अर्थ है नृत्य। इस प्रकार भावना, संगीत, लय और अभिव्यक्ति का एक कुशल संयोजन कहलाता है भरतनाट्यम। अब जानते हैं इसमें करियर के क्या ऑप्शन है। तो आपको बता दें, एज अ कोरियोग्राफर, टीचिंग में भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। डांस फोटोग्राफर या फिर वीडियोग्राफर की भूमिका निभा सकते हैं। पायलट इंस्ट्रक्टर, कॉस्ट्यूम या फिर क्लॉथिंग डिजाइनर के रूप में भी इस क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं हैं जिनमें कैंडिडेट करियर बना सकते हैं। शुरुआती सैलरी महीने में 15,000 से लेकर 30,000 रुपए तक हो सकती है। वैसे यदि आप में टैलेंट है तो आप इसमें लाखों कमा सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक अच्छे और प्रोफेशनल डांसर के लिए इस क्षेत्र में पैसों की कोई कमी नहीं है। आप बस अपने जुनून को अपना पैशन बना लीजिए। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि कैसे हम डांस में अपना करियर बना सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेशनल डांसर और एक तरह से कहा जाए एजुकेटर, क्योंकि उन्होंने कला को नहीं सिर्फ साधा नहीं है बल्कि कला की साधना के साथ साथ उस कला को दूसरों में भी उतारा है। हम बात कर रहे हैं काजोल देव अरुण नाग की। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैम, सबसे पहला सवाल तो ये है आपसे कि एक अच्छे डांसर में क्या खूबी होनी चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास है उस बच्चे में तो वो कुछ भी कर गुजर सकता है। वो बहुत एसेंशियल बातें हैं। जी, आपने इतने वर्षों तक उसकी साधना की, 20 सालों तक आपने भरतनाट्यम को न केवल सीखा बल्कि अपने छात्रों में भी उसे डाला है। तो जब हम एज अ टीचर किसी फील्ड में जाते हैं तब आपको क्या लगा, किस तरह का चैलेंज आपने फेस किया वहाँ पर? चैलेंजेस बहुत रहती हैं। अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, सिनेरियो चेंज हो चुका है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ चुकी है। पहले उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ना इतने सर्विसेज थे, ना इतने लाइंस थे। अभी बहुत आ चुके हैं यहाँ पे। जी, चलिए हम शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से आपने अपनी साधना शुरू की थी। तो किस उम्र में आपने डांस का प्रशिक्षण लेना शुरू किया था? तब मैं 2.5 साल की थी जो मेरा पहला प्रशिक्षण शुरू हुआ था। ओडिसी फील्ड पे हुआ था एंड वो हमने 1.5 साल करने के बाद कथक में गए। कथक हमारा 1.5 साल के अकॉर्डिंग हुआ एंड देन भरतनाट्यम। जी, तो ये आपने 3 अलग-अलग डांस फॉर्म का जिक्र किया। ये पूरा सफर ऐसा रहा कैसे कैसे आपने 1.5 साल में स्किप किया? क्या आपकी रुचि वहां से हटती गई या फिर कुछ और हुआ था? नहीं, तब इतना मतलब उम्र नहीं था कि उस चीज़ का रुचि और नारुचि समझ पाए। मम्मा वाज वेरी कीन कि उसमें मुझे जाना चाहिए एंड देन टीचर्स थी कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम भी था। कहीं ना कहीं वो इशू मेजर आने लगे थे एंड देन फाइनली भरतनाट्यम टीचर हमको मिले। हमारे गुरुजी है सुरमा गुहा है, उन्होंने हमें सिखाया।
जी। तो काजोल जी ये जानना चाहते हैं कि जब हम डांस फॉर्म की बात करते हैं, हाँ खास जी। तौर पर क्लासिकल डांस फॉर्म में, उसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है। आजकल के बच्चों में इतना पेशेंस है नहीं, वो तो चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी सीख लें। पेरेंट्स की भी यदि हम बात ट्रू, करें, उन्हें भी लगता है कि बॉलीवुड डांस आसान है, उस डांस फॉर्म में जल्दी चले जाओ। ट्रू। और हम देखते हैं कि उस तरफ ना लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। क्लासिकल डांस फॉर्म में ऐसा क्या है कि लोग थोड़ा घबराते हैं? घबराते ओनली बिकॉज ऑफ टाइम ही है। 6 साल का कोर्स सुन के उनको लगता है ओ गॉड कितना लंबा पीरियड है, जबकि आप कोई भी डांस फॉर्म में जाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा ही पीरियड लग सकता है, एंड हो सकता है 10 से 12 साल भी लग सकती हैं आपको। तो उस टाइमिंग का जो रेशियो है उसको ना काउंट करके आपको अपनी साधना पे लग जानी चाहिए। एंड उस रेशियो में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले के मुकाबले पेरेंट्स काफ़ी कीन हुए हैं, क्लासिकल की तरफ अभी आ रहे हैं, रुझान बढ़ रही है। स्पेशली भरतनाट्यम, कथक एंड ओडिसी, ये जी। तीनों फॉर्म में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की कीन हो रही है। जी। आपने तीनों फॉर्म क्योंकि सीखा है, इसलिए आप उनकी हाँ जी। बारीकियों से भी बहुत अच्छे से हाँ परिचित हैं। जी। तो हाँ अब जी। ये जानना है कि भरतनाट्यम में क्या बहुत अलग है अन्य क्लासिकल डांस फॉर्म की अपेक्षा? क्या टफ है? टफ तो इसमें थोड़ा सा आपका सिटिंग पोस्चर्स जो होती हैं वो तो टफ है, वो तो हम मानते हैं। पर उसको टेक्निकलिटी से अगर हम देखें तो बहुत आसान कर दिया गया है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आपको सही प्रशिक्षण मिल रही है तो ये आपके लिए कठिन नहीं है। जी। काजोल जी, जब हम पोस्चर की बात करते हैं, हाँ जी। डांस फॉर्म की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि ना बहुत सारी गृहिणियों को ऐसा लगता है कि अब वो उनकी जिम्मेदारी निभ गई, अब उन्हें ये सीखना है। तो यहाँ एज की बाउंडेशन वो नहीं चाहती। तो क्या ये पॉसिबल कि आफ्टर 40 या आफ्टर 35 जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, हाँ उनके जी। लिए करियर के या फिर उनके शौक पूरे करने के ऑप्शंस हैं? शौक पूरे करने के फुल ऑप्शंस है। अगर आप कैरियर वाइज बोलेंगे तो वो बिल्कुल कर सकती हैं। अगर वो चाहे कि मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ और फिजिकली शी इज़ फिट, देन शी कैन डू इट। जी। अब ये बात करते हैं कि डांस फॉर्म में मेडिटेशन और उसके पोस्चर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। और हाँ जी। आम तौर पर जैसे ही एज बढ़ने लगती है आफ्टर 30, तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते ही हैं। True. तो क्या वो दिक्कतें डांसर्स के साथ नहीं होती? डांसर्स के साथ भी होती है। हम भी नॉर्मली इंसान की तरह ही उस रूटीन में जा रहे हैं, बट थोड़ा सा हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ तक मेडिटेशन की बात है, वो एक कंपल्सन होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक डांसर आप जब बन रहे हैं, इनफैक्ट नॉन डांसर ऑल्सो, उन दोनों को इस लाइन पे जब आते हैं तो एक कामनेस आती है, बॉडी पे ठहराव आती है, जो जी। कि एक क्लासिकल डांस के लिए आपको बहुत ज़रूरत है। एंड जहाँ आपको योगा की बात होती है, योगा आपको स्ट्रेंथ बढ़ाता है आपका। तो आप जब दोनों को आप मिला देते हैं तो आपके लिए एज अ डांसर बहुत आपको हेल्प आउट करता है। जी। तो एज अ डांसर आपको क्या लगता है, इसमें डाइट की भी कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है? हाँ जी। हाँ जी, बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपकी रूटीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होनी चाहिए आपकी ताकत के लिए, क्योंकि कैल्शियम मेन चीज़ है आपकी बोन्स के लिए, एंड प्रोटीन, ये दोनों चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है। एंड नमक और शुगर जो है थोड़ा सा कम हो, वो बेटर रहता है बॉडी के लिए। काजोल जी, हमने देखा है कि क्लासिकल डांस फॉर्म में ना बहुत ठहराव होता है। हाँ जी। बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। हाँ जी। तो ये जो ठहराव है, ये लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या लगता है, भरतनाट्यम में क्या एक बेनिफिट है जो लाइफ को ना बहुत अलग तरीके से ठहराव देता है? दोनों को अगर हम देखें, लाइफ और भरतनाट्यम को, तो बैलेंस लाता है वो। मेन आपका है कि मेडिटेट करके आपको बहुत ज़्यादा कामनेस होगी, एंड देन योगा आप करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एंड भरतनाट्यम जब आप रियाज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग लाइफ मिलेगी। एंड आपको डाइट तो रखनी ही है। तो ये चारों का जब आप मिलन लाते हैं तो साल दर साल में आप अपने आप में चेंजेस आपको महसूस होगी कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत हो रही है, सोच विचार में बहुत अलग चेंजेस हो रहे हैं, जो आपको लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। काजोल जी, एक सवाल और मन में आया है। हाँ जी। क्या होता है कि पेरेंट्स चाहते तो हैं कि बच्चा सीख ले और वो भेज भी देते हैं, लेकिन ना वो ये नहीं चाहते कि बच्चा कहीं स्टेज शो पे परफॉर्म करे। ऐसे पेरेंट्स का भी आपका सामना हुआ होगा। तो ऐसे में कैसे टैकल करते हैं, या फिर वो बच्चे की इच्छा को उस तरह से मारना क्या उचित है? उचित तो नहीं है, बट हम पेरेंट्स के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं। हम अपनी हार्ड 100% देते हैं उसमें कि समझाने के लिए कि आप प्लीज़ को परफॉर्मेंसेस करने दीजिए जिस वजह से बच्चा सीखा हुआ है। जी।
बट 50% पेरेंट्स मानते हैं, 50% नहीं। आज भी ये रेशियो है बराबर। जी। हाँ जी। अच्छा, आज भी आपने कहा तो फिर हाँ अब जी। उसका भी जिक्र करते हैं। जब आपने शुरुआत की थी तब भी हाँ वही जी। स्थिति थी कि तब भी पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चा यस, सीखे, यस। परफॉर्म ना करे। परफॉर्म ना करे, ये चीज़ ओके। का सिनेरियो बहुत पहले से चला आ रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को एक गुण सिखाना है, एंड वो गुण सिखा दीजिए बस, हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए बस। अच्छा अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, बच्चे में वो स्किल नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बच्चों को डाल देते हैं कि सीखना है। खास तौर पर जहाँ पे दो बच्चे हैं जिसमें एक में इंटरेस्ट है, एक में बिल्कुल नहीं है, वो लोग भी साथ में डाल देते हैं। तो फिर ये कितना मुश्किल होता है उस समय पे बच्चे को सिखाना जिसकी बिल्कुल रुचि नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे में पहले रुचि पैदा करना सबसे 80% का काम होता है, 20% हमारा सिखाना होता है उसमें। बहुत मेहनत लगती है बच्चों पे तब। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ यहाँ पर जाननी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करियर की, तो करियर को लेकर इसमें क्या एस्पेक्ट्स हैं? अगर हम एज अ डांसर जाते हैं तो करियर के क्या ऑप्शन दिखते हैं? क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में तो आजकल ये है कि जो भी बच्चा करे उसको उसमें करियर बन जाए। और शायद यही एक वजह भी है जिसकी वजह से थोड़ा सा अवेयरनेस आया है लोगों के अंदर कि भाई बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराई जाए। तो इसमें करियर के क्या ऑप्शंस हैं? करियर के ऑप्शंस इसमें बहुत सारे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का संस्थान खोल के उसको चलाएं, तो आपको थोड़ी बहुत हो सकती दिक्कतें आ सकती है, पर अगर आप अपने गुरुजन के अंडर पर रह के करें उसको प्रशिक्षण को, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। सेकेंडली, अगर आप सर्विस में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐसे बहुत सारी पोस्ट होती हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हुनर है, आपकी मेहनत है, तो वो रंग लाएगी। जी 100%। और एज अ कोरियोग्राफर और एज अ कोरियोग्राफर बहुत बहुत बड़ा चांस है, उसके लिए फील्ड आपकी बहुत खुल गई है। अगर आप में इनोवेटिव है, आपका क्रिएटिविटी है, अगर आप ला सकते हो अपने कोरियोग्राफी में, तो आपके लिए पूरी चांसेस ओपन है। आपकी बॉलीवुड बोले, आपकी संस्थान बोले जहाँ पे आप परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं, वो आपके लिए वाइडली ओपन है ऑल ओवर वर्ल्ड। जी। एक चीज़ और हमने देखी है जो कि हम कह सकते हैं कि क्लासिकल की खूबसूरती है, थीम बेस्ड डांस होता है। कभी भी आप कुछ परफॉर्म करते हैं ना, तो वो एक थीम को लेकर चलता है, एक कहानी अपने आप में कहता है। भरतनाट्यम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप थीमेटिक कोई वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पर थीम रिप्रेजेंट करने के हिसाब से भी तो वहाँ पे करियर के ऑप्शन हमको नज़र आते हैं। इस बारे में आपका क्या मत है? थीम का जहाँ तक है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है इन एवरी क्लासिकल डांस फॉर्म, नहीं सिर्फ भरतनाट्यम में, कथक, ओडिसी आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके भगवान ओरिएंटेड आपके रहते हैं जितने भी आप करोगे उसमें, एंड या तो सोशल मुद्दा पे आपके रहते हैं। ये दो मेजर फैक्टर्स पे हम लोग काम करते हैं, और इन जब फैक्टर्स पे आप जब काम करते हैं तो आपका एवरीथिंग, मतलब आपके बॉडीली पोस्चर्स, आपकी ड्रेसेस बोलिए, आपका मेकअप बोलिए, एवरीथिंग पे आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, एंड ये चीज़ खुल के बहुत अच्छी आएगी। जी। आज वेस्टर्न डांसर्स भी देखेंगे तो वो भी थीम के लिए वो कहीं ना कहीं क्लासिकल डांसर्स के पास, हमारे पास आते हैं और कहानियाँ सुनते हैं, समझते हैं चीज़ों को, कैसे उसको डिस्प्ले करनी है एंड किस तरीके से हम उसको मर्ज कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी अब हम ओपन कर दिए हैं। जी। मैम, एक और चीज़ आपसे जाननी है कि आपने कहा कि इसमें ड्रेस का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आप डांस परफॉर्म कर रहे हैं तो एक ड्रेसिंग सेंस भी डेवलप होता है कि अकॉर्डिंग टू थीम हमको किस तरह का ड्रेस करना है। तो एज अ ड्रेस डिज़ाइनर भी क्या वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? इस फील्ड में ऑब्वियसली बढ़ सकते हैं अगर उनमें कलर सेंस बहुत हो। अगर कलर सेंस है, आपको समझ में आती है, आर्ट से आप जुड़े हुए हैं थोड़े, ड्राइंग वगैरह से, तो 100% आप इस लाइन पे जा सकते हैं। जी मैडम, मैं चाहूंगी ना आप थोड़ा सा एक आध एग्जांपल जरूर दें। ऐसा कोई बताइए जो आपने थीम रिप्रेजेंट किया, उसके लिए आपने क्या कॉस्ट्यूम लिया, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक लिया, किस तरह से आपने परफॉर्म किया, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। एक आध एग्जाम्पल आप दें। हाँ जी, जैसे हमारा एग्री नंदिनी पे हमने किया हुआ था, तो वो क्योंकि माता पे है हमारा, तो माता का कलर ही हम जो बेसिक होती है हमारी, दैट इज रेड। तो रेड को हम रिप्रेजेंट ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, या ऑरेंजिश रेड को हम हाईलाइट करते हैं। उस तरीके से फिर हमने ड्रेस डिजाइनिंग किया। मैं ही करती हूँ एक्चुअली, मुझे पसंद है वो करना, एंड बच्चों के लिए भी वो किया, पूरा क्या येलो एंड रेड के साथ कॉम्बिनेशनल पे आप फोटो पे भी देख सकते हैं, जो अभी रन आउट हो रहा है तो उस पे भी आपको दिख रहा होगा। तो दैट्स द ड्रेस वाज डिजाइंड, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली माता का जितने ऑर्नामेंट्स होती हैं, जितने आपके मेकअप वगैरह हैं, आपके हेयर डूज हैं, एवरीथिंग अकॉर्डिंगली उसको सेट किया गया। एंड जो थीम था दैट वाज वेरी लाउड, क्योंकि बहुत एग्रेसिव रोल भी उसमें कहीं कहीं बीच बीच में पार्ट्स थे, तो वो बहुत मेकअप भी लाउड किया गया था। जी हाँ जी, मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं करियर के। यदि आप ड्रेस
का सेंस रखते हैं और साथ में अगर आपको डांस का पूरा नॉलेज है तभी आप उसके साथ न्याय कर सकते हैं। मैम यहाँ पे एक सवाल और उठता है, आजकल कोरियोग्राफी भी अलग अलग तरह की होती है और कॉम्पिटिटिव जितने इवेंट्स हो रहे हैं और जो आजकल ऑनलाइन और अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल रहा है डांसर्स को, आपको क्या लगता है क्लासिकल परफॉर्मर के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है या ज़्यादा बेटर है? ये ज़्यादा बेटर है। पहले के मुकाबले ऑनलाइन का चलन ही नहीं था, ड्यू टू कोरोना के बाद से आई थिंक ये ज़्यादा चलन हाइप किया। एंड ये इसके होने के बाद से जो प्लेटफॉर्म्स है बच्चों के लिए, जो बच्चे बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, एंड उनको भी प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। एंड ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं साथ में compete कर सकते हैं और इतने ईजिली आपको फीजिबल है सब बच्चों के लिए। ये मैं चाहूँगी कि ये चीज़ हमेशा के लिए रहे। जी, और जब हम थीम की बात करते हैं मैम, तो एज अ डांसर जब आप किसी थीम पर काम करते हैं तो वहाँ पर आप किस तरह से उसकी शुरुआत करते हैं? मतलब क्योंकि हमने देखा है कि जब परफॉर्मेंस होती है ना वो सतही स्तर पर तो कभी नहीं होती। खास तौर पर क्लासिकल डांस जो होते हैं उसमें इतिहास भी होता है, उसमें साहित्य भी होता है, उसमें समसामयिक चीज़ों को भी आप शामिल कर लेते हैं। तो ये जब आप किसी चीज़ को कोरियोग्राफ करते हैं तो वो तैयारी कितनी इम्पोर्टेंट है? तैयारी आपका 100% होना चाहिए। आपको पहले ही इसको समझना है कि आप किस थीम पे जा रहे हैं, एंड उस थीम के बारे में आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, आपको इतिहास पता होना चाहिए, पहला चीज़ आपका। और सबसे बुनियादी चीज़ है कि आपको अपने रामायण हो, है ना, गीता हो, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ें बच्चों में बहुत डिसिप्लिन भी लाती है, और बचपन से ही एक डिसिप्लिन लाइफ जब आप जीते हैं तो आपकी पढ़ाई हो चाहे डांस हो, इट विल बी बैलेंस्ड। तो वो चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगती है इस डांस फॉर्म की। और मैं चाहूँगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इस बारे में जागरूक हो कि इन चीज़ों को हम घर पे नहीं सिखा सकते हैं। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, बच्चे बैठ के नहीं सुनेंगे या उसको पढ़ेंगे नहीं। सो बेटर क्यों ना हम उसको डांस फॉर्म से सिखाएं, अपने ही कल्चर, अपने इतिहास को। जी बिल्कुल, और निश्चित रूप से जो हमारे नृत्य का स्वरूप रहा है वो प्राचीन समय से काफ़ी पूजनीय रहा है और उसको हमने देखा भी उसी फॉर्म में। अब ये जानना है आपसे कि यदि कोई बच्चा डांस के फॉर्म में आगे आता है तो जैसा कि आपने अकेडमी की शुरुआत की होगी, तो ये शुरुआत कितने बच्चों से आपने की थी और अभी वर्तमान में आपके पास कितने बच्चे हैं? जब मैंने शुरू किया था तब मेरे पास 6 बच्चे थे और इट वाज 2011। एंड अब मेरे पास बच्चे हैं 104। जी हाँ जी। जी, जब हम 104 तक की संख्या में चले गए हैं तो अब ये भी जानना है कि जब ये बच्चे परफॉर्म करते हैं तो निश्चित रूप से एक गुरु के लिए सबसे बड़ा उपाधि यही होता है कि जब वो अपने बच्चे को परफॉर्म करता देखे। तो जब आगे के करियर की बात करते हैं तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे ना जो आपके पास बच्चे को लाते होंगे, बोलते होंगे कि इनका आगे का करियर क्या है, तो वहाँ पर आपके सजेशंस क्या क्या होते हैं? जहाँ तक कैरियर की बात है, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सेक्शन वाइज होती हैं। अगर आप सर्विस में जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू इन दैट फैक्टर, तो उसके लिए तो पूरा ही ओपन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें कोरियोग्राफी में चले जाऊँ या इसमें और ड्रेसिंग में चले जाऊँ, तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी फील्ड्स है जिसके साथ हमारी संस्था जुड़ी हुई है, एंड उसमें पूरी हेल्प आउट होती है बच्चों को। जी, आपने अपनी बातों में एक बात और कही थी कि अब कुछ लोगों के लिए हमने इसे ओपन कर रखा है। पहले एक समय, मतलब जो सुनिश्चित है जिनको तो पूरे 6 साल लेना है वो तो 6 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशनल डांसर होते हैं जिन्हें टेक्निकली सीखने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, तो आपने उसके लिए भी ओपन किया हुआ है। तो अब ये जानना है कि मान लीजिए वो दूसरे फॉर्म में महारत उसे हासिल है या तो वो कथक डांसर है, तो यदि उसे किसी एक परफॉर्मेंस के लिए भरतनाट्यम सीखना है तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी होगी अगर वो बहुत अच्छा डांसर है और 6 साल या 7 साल ट्रेन ले चुका है कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म में, तो हम उसको 1 साल में उस बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। पर अगर वो नॉन डांसर है, उसने अभी तक कुछ सीखा नहीं है, या वो वेस्टर्न डांसर है, तब थोड़ी सी तकलीफ जाती है उस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लाने के लिए। तो उसमें समय तो लगता है। और जब आप बॉलीवुड डांस पे इस क्लासिकल को बैठाते हैं, वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है? वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, दैट्स अ कोरियोग्राफी पार्ट। वहाँ पे आपको जितना आप क्रिएटिवली सोच सकते हैं, इनोवेटिवली सोच सकते हैं, वो उतना आपको हेल्प आउट होगा। एंड ट्रेंड के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में आप वो 20 years बैक का थिंकिंग लेके वी कांट गो कि नहीं वी हैव टू बी स्टिक टू दिस, स्टिक टू दैट, यू हैव टू इम्प्रोवाइज विद द टाइम। जी, समय के साथ बहुत जरूरी है तालमेल बिठाना। अच्छा, हम छेड़ नहीं रहे उन बातों को। जी जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि हॉलीवुड के फिल्म के लोगों ने भी आपसे अप्रोच किए हो कि हमारे यहाँ भी कोई डांस आपको कोरियोग्राफ करना है, तो इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, पर अगर थीम वैसा हो, अगर माता का थीम है या शिव जी का थीम है, तो उस थीमों पे हम कर सकते हैं बिल्कुल। उनके साथ हम सेमी क्लासिकल फॉर्मेट पे
उनको सिखा सकते हैं। पर जहाँ तक भरतनाट्यम है उसके लिए थोड़ा बहुत प्रशिक्षण की तो ज़रूरत ही पड़ती है। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं इन डांसर्स की ग्रेडिंग की। बहुत सारी जगहों पर ग्रेडिंग से ही बुकिंग होती है डांसर्स की, तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसके लिए आपका क्या मत है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, ये होना चाहिए। उससे बच्चा जब तक कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, बट ऑब्वियसली वो अपना अच्छा बेस्ट नहीं देगा, तो वो होना बहुत ज़रूरी है और हर फील्ड में होना ज़रूरी है। मेरे मत में ये हमेशा रहे, ताकि बच्चे खुद ब खुद उनको देखे कि मैं कितने लोगों से compete कर रहा हूँ, कहाँ compete कर रहा हूँ, मेरी क्या ग्रेडिंग चल रही है। दैट शुड बी देयर। जी बिल्कुल। एक सवाल और है कि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, खासतौर पर स्कूल्स में ये फैसिलिटी होती है कि आप अपनी चॉइस से डांस ले सकते हैं, उसमें खासतौर पर क्लासिकली रखा जाता है। तो ये जो क्लासिकल डांस टीचर्स होते हैं स्कूल में, क्योंकि वो तो क्लास वाइज आपको क्लास कराएंगे, तो ये जो बेस रखने के हिसाब से आपको क्या लगता है, बेसिक्स हम स्कूल के जो शुरुआत करते हैं उसके साथ क्या इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को वास्तव में मिलता है? कई स्कूलों का तो बेनिफिट्स मैंने देखा हुआ है, जिसमें बच्चे सच में ग्राउंड लेवल पे सीख के आए हैं, बेसिक लेवल पे उनका क्लियर आउट है, तो हम उसको अपग्रेड कर पाए, तो दैट वाज अ हेल्पिंग हैंड फॉर अस। बट अगर कुछ कुछ जगहों पे मुझे मिक्स एंड मैच देखने को मिल रहा है, जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जैसे अगर आप कथक आप बोल रहे हो, सिखा रहे हो, तो उसमें आप भरतनाट्यम मिक्स कर दे रहे हो, एंड बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है कि आप सिखा क्या रहे हैं, एंड देन वो आते हैं मेरे पास, नहीं मैम दिस इज द कथक ओनली। तो मैं बोली बेटा ये कथक नहीं, कथक का वेरिएशन अलग है, भरतनाट्यम अलग है बेटा, उसके बेसिक्स अलग है। तो ये बहुत सारी जगहों पे अभी हो रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको क्लियर आउट करना चाहिए बच्चों को कि आप क्या सिखा रहे हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल, खिचड़ी ना पकाएं। हाँ, उसकी खिचड़ी जो ना पकाएं, सैनिटाइजेशन है, मतलब जिस विधा की जो खूबसूरती है उसे बच्चों को उसी तरह से प्रस्तुत किया जाए। मैम आपसे एक चीज़ और जाननी है कि जब युवा उत्सव या बाल उत्सव में इस तरह के शास्त्रीय नृत्यों की प्रतियोगिता होती है, इसका क्या बेनिफिट मिलता है छात्रों को? छात्रों को जब वो सर्विस लाइन पे जाते हैं, इन सर्टिफिकेट्स की बहुत मान्यता है। तो जितने आप गवर्नमेंट आपके इवेंट्स है, बच्चे जितने भी अभी पास आउट है, उनको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ आपकी काउंट होती है वाइल्ड सर्विस, अगर आप सर्विस लाइन पे जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ओपन कोरियोग्राफी में जाना चाहता हूँ, देन इट्स ओके। अगर आप उसमें एज अ प्रैक्टिस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जी, अब जानना ये है कि किस उम्र में इसकी शुरुआत की जाए, भरतनाट्यम की शुरुआत किस उम्र में की जा सकती है, और डिग्री के तहत यदि हम एंटर करना चाहें तो उस समय कौन सी क्लास में एंट्री होगी? जब आप भरतनाट्यम की बात कर रहे हैं तो कम से कम वो बच्चा 6 से 7 साल का हो, क्योंकि उसमें उसके पैर थोड़ा मजबूत हो जाते हैं, तो हमको वर्कआउट कराने में आसानी होती है और बच्चे को पेन भी थोड़ा कम होता है। पर जैसे आपको एग्जाम्स वगैरह के लिए चाहिए, उसके लिए कम से कम बच्चा 10 साल का होना चाहिए, मीन्स 4th पास्ड आउट होना चाहिए, देन वो एप्लीकेबल कर है। जी, जैसे कथक में क्लास 3 से एंट्री होती है, अभी चेंज हुआ, इसी साल चेंज हुआ है। इंदिरा कला का नियम के अनुसार आपका 4th क्लास पास्ड आउट होने से ही बच्चे एग्जाम के लिए फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। जी, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी जैसा सिस्टम भी है, शायद इस वजह से थ्योरी भी है, ओरल भी है एंड प्रैक्टिकल भी है, तीनों ही है जी। एंड अभी पिछले 2 साल से ड्यू टू कोरोना इनका रिटन पार्ट अभी बंद हुआ है फर्स्ट एंड आपका सेकेंड ईयर के लिए। बाकी आपका प्रैक्टिकल एंड ओरल एज इट इज है। जी, काजोल जी, एक प्रश्न और मन में उठ रहा है, जब हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो हमने ये सुना है कि उसमें बहुत देर तक एक ही पोस्चर में खड़ा होना होता है, बहुत सारे बच्चे तो यही डगमगा जाते हैं। तो अब ये जानना है कि ये जो पोस्चर में खड़ा होना है, ये कितने मिनट का होता है आपका ये सेशन, और कैसे आप इसे करवाते हैं? पहले तो जब हम शुरू करते हैं शुरुआती दौर पर 1 से 2 मिनट, और बच्चे से अगर वो भी नहीं बन रहा है तो हम 30 सेकेंड्स का उनको बनाते हैं ग्रुप, एंड डेली प्रैक्टिस के बाद टाइम टू टाइम 6 मंथ 1 ईयर एंड 1.5 साल बाद फिर हम उसकी टाइमिंग में अपग्रेडेशन करते जाते हैं धीरे धीरे, कि आप जितना आपका स्टेमिना है, कम से कम आपको ये 10 से 15 मिनट तो होना ही चाहिए, और अगर आप 45 मिनट्स बैठ सके दैट विल द बेस्ट एरिया। जी, तो क्या ये स्थिति उन बड़े लोगों के साथ भी है जो कि डांस करने की इच्छा लिए बैठे थे, लेकिन बहुत समय तक किसी कारणवश या घर में पाबंदी की वजह से वो ना सीख पाए हों, पर बाद में आपके पास आते हैं, तो क्या उनके लिए भी यही पूरा प्रोसीजर होता है? हाँ जी, सबके लिए। भरतनाट्यम अगर आपको करनी है तो इसमें डिसिप्लिन आपको लानी पड़ेगी। फुटवर्क इज़ द मेन थिंग। आप पकड़ लीजिए इसको, 80% आपका फुटवर्क है, देन आपका है 10% आपके अपर बॉडी का एंड 10% आपके अभिनय फेशियल एक्सप्रेशंस की। जी, तो जैसे कि कथक में कुछ मुद्राएं होती हैं, हस्त मुद्राएं होती हैं, भरतनाट्यम में ऐसा क्या विशेष होता है जो उनको अलग बनाता है? मुद्रास अगर बोले तो कथक और भरतनाट्यम में सेम ही है, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे, 1-2 ही आपके डिफरेंसेस हैं। और जितने आपके पोस्चर्स हैं
पोस्चर्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको मिलेंगे। जी। कथक में आपको स्टैंडिंग पे आपको दिखेगा कथा बोलते हुए, हमारे में सिटिंग पोस्चर रहेगी, सिमेट्रिकल रहेगा और हर चीज़ को बहुत लाइंड अप किया जाता है एंड वो आपको दिखेगा कि उसमें पोस्चर्स कितनी क्लीन है। तो वो दोनों मेजर डिफरेंसेस हैं एंड कथक उतना लाउड, अगर आप बोलेंगे कि उनका तांडव फॉर्म दोनों का आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें लाउडनेस ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ा सा कम होता है। जी। हाँ जी। हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है जो उड़ीसी डांस फॉर्म है और भरतनाट्यम बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हैं, बहुत रेयर उनका डिफरेंस दिखता है, वो भी कॉस्ट्यूम से। हाँ, तो इन दोनों के बेसिक डिफरेंस क्या कॉस्ट्यूम ही है या फिर उनके डांस फॉर्म में भी कुछ डांस अंतर है? फॉर्म में भी है। डांस फॉर्म में आपको जब वो सिटिंग करते हैं, सिटिंग पोस्चर काफी हद तक सेम लगता है क्योंकि हमको अरामंडी पोस्चर में बैठनी रहती है, बट उसमें मूवमेंट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। दैट्स अ वेरी फेमिनाइन लास्य फॉर्म है और भरतनाट्यम 80% तांडव है, 20% लास्य है। अब उसमें 80% लास्य है, तो जब वो फेमिनिटी फॉर्म आ जाती है तो उसमें सोफिस्टिकेटेड हर पोस्चर्स में एवरी एंगल में आपको जाना पड़ता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अच्छा, अब ये जानना है कि मान लीजिए एक भरतनाट्यम डांसर है, उसे कथक सीखना है, तो उसके लिए ये आसान होगा या टफ होगा? भरतनाट्यम स्टूडेंट को अगर कथक में जाना है, अगर वो 6 साल का कोर्स कर चुका है, विशारद कर चुका है, तो उसके लिए 1 साल में उठा सकता है बच्चा जी। उसके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। पर अगर वो कथक 6 साल कर चुका है और भरतनाट्यम में जा रहा है, इट विल टेक टाइम क्योंकि फुटवर्क बहुत सिटिंग का है। स्टैंडिंग बच्चे फिर भी कर लेते हैं 1-2 साल में, सिटिंग में कई से 3 से 4 साल भी कई बच्चों को लग जाती है उस पोस्चर में करेक्टली बैठने के लिए। जी। तो बहुत मेहनती डांस फॉर्म है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कैमरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रोफेशनल डांसर्स का जो टेक्निक पकड़ने का जो तरीका होता है वो नॉर्मली कैमरा पर्सन उसको कैप्चर नहीं कर पाता है। तो एज अ प्रोफेशनलिस्ट कैमरा पर्सन या एज अ कोरियोग्राफर आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोफेशनल डांसर है वो ज़्यादा न्याय कर पाएंगे इनके साथ? बहुत ज़्यादा न्याय कर पाएंगे क्योंकि उनको सिखाया ही जाता है ठहराव, और ठहराव और आपके कैमरा के साथ बहुत अच्छा वो खिल के बाहर आता है। तो वो बहुत ज़रूरी है बच्चों में। जी। अब ये जानना है कि जो इतने सोशल सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, क्या ये बेनिफिशियल हैं खुद के प्रमोशंस के लिए या डांस फॉर्म को प्रमोट करने के लिए? प्रमोशन के लिए तो बहुत अच्छा जगह है, नो डाउट, आज के डेट पे अगर देखा जाए। और जहाँ तक क्लासिकल डांस फॉर्म की बात है, वहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि उतना ज़्यादा ना इंटू हो के आप जितने कॉम्पिटिशन्स हैं, आपके नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, आप परफॉर्मेंस लेवल पे जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। जी। और एक और प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरुजन तक तो पहुंचते नहीं, लेकिन आजकल उनके लिए सोशल मीडिया ही गुरु हो गया है, तो उनके लिए कितना रिस्की है इस तरह से सोशल मीडिया से सीखना डांस फॉर्म? बहुत डेंजरस है जी। बिकॉज आप वही जैसे आपने कहा कि वो खिचड़ी हो जाएगी हर चीज़ का, उनको समझ में कुछ आएगा नहीं एंड कुछ का कुछ और करेंगे। तो आप कोई चीज़ हेरिटेज है, इतने युगों से चला आ रहा है, उसके साथ इस तरीके से छेड़छाड़ करना इट्स नॉट अलाउड। हमारे गुरुजन भी हमको यही सिखाए हैं और हमारे जो गुरु थे, हमारे 3 गुरु थे, तो उन्होंने सभी ने हमको यही बताया है कि कभी भी आप क्लासिकल डांस का जैसे हमारे स्टेप्स वगैरह होते, बेसिक स्टेप्स होती है, तो उनके वीडियोस वगैरह नहीं बनाए। आपको बनाना है तो जैसे आपके उसमें परफॉर्मेंसेस होती हैं, उन परफॉर्मेंसेस का आप बना सकते हैं, उनका आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे कि बच्चा समझे, जो सीखा हुआ बच्चा उन समझे और उनको रिवाइज कर सके। नहीं तो अलाउड ही नहीं है। हाँ, so उसके साथ छेड़छाड़, हाँ, इसमें पोस्चर और पैर का जो काम होता है वो बिल्कुल गुरु की निगरानी में होना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो बच्चे समझते नहीं, उनको लगता है कि देखकर ही सीख लेंगे। तो ये कितना रिस्की हो सकता है उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग? हेल्थ के अकॉर्डिंग वो अपने आप को हर्ट बुरे तरीके से कर सकते हैं। जहाँ तक लेग वर्क की बात है भरतनाट्यम में, अगर आप सही से उसको बैठे नहीं, सही से आपने योग नहीं किया, सही एक्सरसाइजेस नहीं किए, तो आपकी नसें बहुत ज़्यादा फुल हो सकती है एंड वो बहुत डेंजरस लेवल पे भी जा सकता है। जी। और अब एक अंतिम सवाल, क्योंकि हमने सुना है कि आप ना अपने स्टूडेंट को पहले ना मेडिटेशन करवाती हैं, तो ये मेडिटेशन का ख्याल कैसे है और इसका बेनिफिट क्या आपको नज़र आता है? मेडिटेशन तो की है। आप जो भी डांस फॉर्म सीख रहे हैं उस चीज़ के लिए मेडिटेशन हर एक डांस फॉर्म के लिए मैं बोलूँगी सब करवाना चाहिए। मैं इसलिए करवाती हूँ क्योंकि मैं खुद ही मेडिटेशन लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जब आप मेडिटेट करते हैं एक बुनियादी चीज़ आपको मिलता है, आराम, रिलैक्स हो जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जा रहा है एंड दिमाग आपका शांत हो रहा है। जब आपका दिमाग शांत है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाती है, तब आप जब योगा करते हैं उसके बाद आपकी ठहराव, आप बोलते हैं कि बच्चे गिर जा रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है मैम, तो बैलेंसिंग में और इम्प्रूवमेंट लाता है
आफ्टर मेडिटेशन जब आप योगा करते हैं। एंड योगा के बाद जब आप डांस करेंगे वो चीज़ें खिल के बहुत खूबसूरत वे में आती है। इसलिए मैं मानती हूँ कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है एवरी बच्चे के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, उनको कंसंट्रेशन लेवल की बहुत दिक्कत रहती है। हर माओ की दिक्कत रहती है कि कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो हर बच्चे के लिए जैसे स्कूलों में भी मेडिटेट का कर दिया है कंपल्सन, वैसे हर जगह कर देना चाहिए। जी काजोल जी, इतनी सारी बात करने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आशा करते हैं कि जो भी बच्चे भरतनाट्यम सीखना चाहते हैं उनके लिए आज की जो चर्चा है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, और हमारे जो दर्शक हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा जानकारी आज इस चर्चा से मिली होगी, और वो यदि इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए करियर के इसमें असीम संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और नई दिशा में हम किसी नए विषय के साथ करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।